नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिवादन के बाद जवाब दिया, वो आज देश की राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या कहा उन्होंने, इसको थोड़ा डिटेल से समझने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बार नारा दिया मोदी 3.0 और उन्होंने 400 पार की गारंटी का नारा भी दिया, जिसमें भाजपा की 370 सीटें और एनडीए की 400 प्लस सीटों की बात की। आखिर वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों इस चुनाव को लेकर दिखाई देते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है और उनके लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए बयानों को अगर आप देखेंगे तो वो ये आपको एक तरह से 2024 में जो चुनाव के बाद बनने वाली सरकार है उसका क्या एजेंडा होगा, उन्होंने आज ये तय कर दिया। और अगले सरकार में वो क्या काम करने वाले हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने जानकारी दी। और आपने देखा होगा किस प्रकार से विकसित भारत बनाने के लिए, चाहे वो हर घर नल का जल हो की बात हो, सोलर से बिजली देने की बात हो, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान देने की बात हो, हर घर गैस पाइप लाइन पहुंचाने की बात हो, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जिसको उन्होंने बहुत डिटेल के साथ बताया कि किस प्रकार से 2024 के बाद जो सरकार गठित होगी वो कैसे भारत को आगे ले जाने और तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने के लिए कारगर साबित होगी। उन्होंने बुलेट ट्रेन की भी बात की। आपने देखा होगा कांग्रेस लगातार कई बार इस पर बोली है कि बुलेट ट्रेन का तो उन्होंने सपना दिखाया, लेकिन वो बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी, आज उसकी भी तारीख उन्होंने बताई कि अगले टर्म में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा। इसी के साथ विपक्षी नेता बयानों का दौर जारी हो गया। आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना होगा, मनोज झा को भी सुना होगा। ये सारे नेता अब इस बयान को लेकर ये कह रहे हैं, आखिर मोदी जी को कैसे पता कि वो 370 सीट जीत जाएंगे, 400 सीट जीत जाएंगे। इसका मतलब है
ईवीएम का फिर से सेटिंग हो गया है और पहले से नतीजा पता है। कुछ दिन पूर्व राहुल गांधी को आपने देखा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने देखा होगा, उन्होंने बयान दिया कि अगर मोदी इस बार जीत जाएगा तो देश में फिर आगे चुनाव ही नहीं होगा। मतलब इसी से समझिए, सिर्फ एक नेता, वो अलग बात है कि वो भाजपा के, लेकिन सिर्फ एक नेता को सत्ता से हटाने के लिए आज जो विपक्ष का कुनबा बनाने की बात हो या बयानबाजी की बात हो, आप देखते होंगे कि विपक्ष कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता है और ना ही छोड़ना चाहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका विजन। इतने नज़दीक चुनाव के आने के बावजूद इन्होंने जो अलायंस बनाया, वो जिस प्रकार से धाराशायी होना शुरू हुआ है, ये भी, जैसे मैंने पहले भी बोला है, ये फरवरी लास्ट होते होते ये कुनबा बिखर जाएगा। और इसकी शुरुआत तो नीतीश कुमार ने कर ही दी है। ममता बनर्जी तो खुलकर सामने आ गई हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस नेताओं का, राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा कि ममता जी से हमारी बात हो रही है। अब ये किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है कि सोचिए कि सीटों को लेकर लास्ट बैठक में एक कमिटी बनाई गई और वो कमिटी किस काम की है, इसी से अंदाज लगा लीजिए कि देश के किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ अभी तक उनका समीकरण बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कल शरद पवार की पार्टी एनसीपी अजीत पवार को हस्तांतरण हो गई और शरद पवार को एनसीपी शरद चंद्र पवार का एक अलग से टैग दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, उस पे भी सवाल उठ रहे। और सवाल तो लगातार उठते ही रहते हैं विपक्ष की ओर से। आपने देखा होगा, चाहे वो ईडी का मामला हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, चाहे ईवीएम को लेकर बात हो। लेकिन बात यहाँ सबसे ज़रूरी ये है, ये विपक्ष की हताशा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि इस बार चुनाव में उनका कुछ भी होना दिखाई नहीं दे रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप कुछ दल जो पहले इंडी अलायंस में थे, वो या तो उससे अलग हो रहे हैं या फिर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की भी बात हो रही है। खबरें ये भी चली कि वो भी भाजपा के साथ संपर्क में है और इसके वजह से उनकी जो प्रस्तावित रैली थी उसको कैंसिल कर दिया गया। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू की बात हो रही है कि वो बीजेपी के साथ अलायंस करेगी। अकाली दल की वापस आने की बात हो रही है। और इसके इतर महाराष्ट्र में भी, महाविकास आघाड़ी में भी सीटों को लेकर जिस प्रकार से पेच फंसा हुआ है और उद्धव ठाकरे का ये बयान कि
हम तो आपके विरोधी नहीं हैं, हम तो आपके साथ चले हैं, आपने ही मेरा साथ छोड़ दिया। ये क्या दर्शाता है? आज उद्धव ठाकरे के मन में ये सॉफ्टनेस कहाँ से आ गई? कहीं ना कहीं यह इशारा कर रहा है कि सबको पता है कि अगर इंडी अलायंस में रहेंगे तो उनकी राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दे रही है। और एक लहर, जो राम की लहर आने के बाद जिस प्रकार से एनडीए मजबूत दिखाई दे रही है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। किस प्रकार से हर मुद्दे पर उन्होंने जवाब दिया, ये देखने योग्य है। जिस प्रकार से एसबीआई एलआईसी की चर्चा हुई थी कि सरकार उसको बेच रही है, बर्बादी के कगार पे आ गई है, पब्लिक का पैसा डूब गया है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि आज के डेट में चाहे एचएएल की बात हो, चाहे एलआईसी की बात हो, आज के डेट में एलआईसी ऐसी पीएसयू बन गई है जिसका वर्थ रेट स्टेट बैंक से भी ज़्यादा हो गया है। स्टेट बैंक का 6,30,000 करोड़ का है और एलआईसी उसको भी क्रॉस कर चुकी है। सोचिए तो किस प्रकार से कांग्रेस प्रोपेगेंडा फैला रही है और प्रोपेगेंडा के सहारे देश में चुनाव जीतना संभव नहीं है। उनकी एक बात जो उन्होंने राहुल गांधी के लिए किया, हमने भी पहले बोला है आपको कि जिस प्रकार से लगातार उनकी लॉन्चिंग होते रहती है और वो हर बार विफल हो जाती है, तो ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है कि अगर वो इस गांधी परिवार से बाहर निकलकर अन्य लोगों को बढ़ने का अगर मौका नहीं देगी तो वो आगे भी उसकी राजनीतिक दिशा और दशा इससे भी खराब हो जाएगी। और यही कारण है कि जितने भी पूर्व में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों में गए, उन सभी ने एक ही आरोप लगाया कि उन्हें राहुल गांधी से दिक्कत है। इसके क्या मायने? और जिस प्रकार से राहुल गांधी को लॉन्च किया जाता है और उससे आसपास का जो माहौल बनता है, इसका राजनीतिक लाभ क्या है, ये तो समझ से परे है। आप देख रहे हैं अभी जिस प्रकार से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, भीड़ तो दिखाई देती है। किसी भी नेता के, किसी भी पार्टी के अगर रैली की बात करें, भीड़ तो आपको बहुत दिखाई देगी, लेकिन क्या चुनाव में वो वोटों में कन्वर्जन होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देश की राजनीति के लिए सत्ता पक्ष अगर मजबूत है तो विपक्ष मजबूत भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष सही से काम नहीं कर सकता। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
अब देश में एक ही एजेंडा चल रहा है, जाति गणना की, जातीय गणना की। आपने देखा होगा शुरू से राहुल गांधी जब से बिहार में जातिगत गणना नीतीश कुमार ने कराई है, उसके बाद से ये राहुल गांधी के एजेंडे में सेट हो गया है। वो लगातार इसको बोलते रहते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम पूरे देश में जातिगत गणना कराएंगे, जातिगत गणना कराएंगे। ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, एससी एसटी की बात करते हैं। इन सारी बातों का जवाब उन्होंने कल राज्यसभा में भी दिया। जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की बात की, उनके एक चिट्ठी की बात की कि किस प्रकार से नेहरू आरक्षण के विरोधी थे, वो आरक्षण के पक्ष में ही नहीं थे, और कैसे उन्होंने 1961 में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, और ख़ास करके नौकरी में तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। और आज राहुल गांधी अपनी रैली में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 50% आरक्षण का जो दायरा है उसको हम समाप्त कर देंगे। आदिवासियों को, वंचितों को उनकी जो आरक्षण है वो हम ज़्यादा देंगे, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि आरक्षण सरकार तय नहीं करती है, ये कोर्ट के द्वारा पहले से तय किया गया है। तो इसी से अंदाज लगता है कि क्या वो बोल रहे हैं, क्या लोगों को समझा रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं, ये बहुत सोचनीय है। और आप सभी को जानना चाहिए, कोई भी नेता अगर कुछ बोलता है तो निश्चित तौर पे उसकी सच्चाई को भी देखना जरूरी होता है। उसको खुद भी आप चेक कर सकते हैं कि आखिर वो क्या बोल रहा है, उसमें के तथ्य क्या हैं, वो सही भी है या नहीं, चाहे वो किसी भी दल का नेता क्यों ना हो। आप उसके समर्पित कार्यकर्ता हों फिर भी, उससे पहले आप इस देश के एक आम नागरिक हैं, आपको हर चीज़ को जानने का अधिकार है। और आज के समय में जब इतनी सारी सुविधाएं हैं, सोशल मीडिया है, तो निश्चित तौर पे उन तथ्यों को सुनकर नहीं, रिसर्च कर देखिए, उसकी सच्चाइयों पर विश्वास कीजिए, और फिर उस पर अगर आप बात करेंगे तो ये नेता भी कल के आने वाले समय में अगर कोई भी बयान देंगे तो उन्हें भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं बोलूँ या ना बोलूँ। इसलिए मैं तो अपने देशवासियों से भी अपील करूँगा कि कोई भी अगर नेता कुछ बोलता है, कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस अगर कोई एनालिसिस करके आपको देता है, तो निश्चित तौर पे उसको रिसर्च कीजिए, उसके फैक्ट्स को चेक कीजिए, उसके बाद आप उस बात को करेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। और यही बातें प्रधानमंत्री की बातों में दिखता है, और इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। उनके आसपास तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। ये प्रमाणित करता है कि निश्चित जिस प्रकार से उन्होंने गारंटी का दावा किया, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं, उसका वो उद्घाटन करते हैं, कहीं ना कहीं देश की जनता में उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि मैं जो बोलता हूँ वही मैं करता हूँ, और मोदी की गारंटी के सामने कोई गारंटी नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने वैसा करके दिखाया है। और यही जनता का भरोसा उनके लिए दिखाता है।
आने वाले समय में चुनाव होंगे, उसके परिणाम क्या आएंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से आज विपक्ष टूट रहा है, बहुत जल्द इस महीने के लास्ट तक सारे समीकरण आपको क्लियर दिखाई देने लगेंगे, जो कि मैंने पहले भी कहा है। आज मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि निश्चित तौर पे ये सारे समीकरण आने वाले समय में बहुत जल्द आपको धरातल पर नजर आएंगे। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।